हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट इसका पढ़ लिया है, GERD गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसको जाके देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज, तो चलिए देखते हैं। तो पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन इन विच ए वुंड्स और सोर डेवलप्ड ऑन द लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, बिगिनिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेप्टिक अल्सर एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, एक वुंड का मतलब एक घाव, एक जख्म, जिसको हम लोग सोर भी बोलते हैं, डेवलप हो जाता है। यानी एक समझ लीजिए जख्म बन जाता है, एक घाव लग जाता है, एक सोर हो जाता है, एक वुंड हो जाता है। कहाँ पे होता है? तो जो लाइनिंग ऑफ एसोफेगस है, यानी जो हमारा एसोफेगस है उसकी अंदर वाली जो लाइनिंग है, या जो स्टोमक की अंदर वाली लाइनिंग है, या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बिगिनिंग पार्ट है, यानी जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो जो शुरू वाला पार्ट है उसमें उसकी जो मतलब अंदर की लाइनिंग है उसमें अगर वुंड या सोर वगैरह होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। ठीक, अब इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है ये? तो इससे पहले कि हम लोग इसकी एटियोलॉजी पढ़ें, आप थोड़ा सा ये समझिए कि ये कैसे, मतलब क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको समझा दूं पहले। तो ये समझिए कि हमारा स्टोमक है, ठीक, ये हमारा एसोफेगस है, ये एसोफेगस हो गया हमारा, ये स्टोमक हो गया, और फिर यहाँ से ये हमारा इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। तो ये वाली जो लाइनिंग होती है ना, ये अंदर इसमें ये कई लेयर होते हैं, एक ही लेयर नहीं होता है। तो इसमें एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन। तो हम आपको मालूम है कि हमारे स्टोमक के अंदर एसिड भी रिलीज होता रहता है। एसिड भी क्या होता है, रिलीज होता रहता है। तो एसिड है तो वो तो अपना एसिड क्या करता है, अगर वो, और वो एसिड इतना हार्ड होता है कि अगर आप इस पर डाल दे तो इसको फौरन काट देगा, वो इतना हार्ड होता है। तो उससे ये जो लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पैदा करने वाले खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि इस एसिड को इसमें जाने नहीं देता, अंदर घुसने नहीं देता है। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, या डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, जो कि म्यूकस के फॉर्म में होता है। म्यूकस मतलब ये समझिए कि एक थिक लिक्विड होती है, बहुत गाढ़ी लिक्विड होती है, जो एसिड को इस पे अटैक करने नहीं देती है। जैसे इसके कांटेक्ट में आता है एसिड, वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और अंदर इस पे जो लाइनिंग है इसको डैमेज नहीं कर पाता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो आपकी म्यूकस वाली लेयर है, जो कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन से रिलीज होती रहती है, यानी यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, एक समझ लीजिए एक झिल्ली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन। तो वहाँ से वो क्या है, म्यूकस रिलीज होता रहता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है, और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो लेयर है हमारी स्टोमक की या एसोफेगस की, या ये शुरुआती जो इंटेस्टाइन है, ये जो मतलब इनिशियल इंटेस्टाइन है, उसको क्या है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है डैमेज होने से। तो यही जो हमारा म्यूकस है, अगर इसमें कहीं पे कट लग जाता है, किसी वजह से ये डैमेज हो जाता है, तो फिर ये एसिड इसमें जाके अंदर जो ये हमारा मसल्स है उस पर जब टच करता है, जब उसके कांटेक्ट में आता है, तो बहुत तेज़ जलन क्रिएट करता है, दर्द होता है। समझ में आ रही बात? जैसे अगर हम लोग इस पर डायरेक्टली अगर एसिड डालें तो बहुत तेज़ जलन होगा, कट बहुत तेज़ क्या होगा, दर्द होगा। तो ऐसे इसमें भी होता है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। अब उसके रीज़न क्या भी पढ़ेंगे आप। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे हो गया, आपके स्टोमक में यहाँ पे हो गया, हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर हो गया है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं? तो एक होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक तरीके का बैक्टीरिया है। तो वो क्या करता है, इस वाली लाइनिंग के अंदर इन्फेक्शन कर देता है और कुछ ऐसा टॉक्सिक रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये जो म्यूकस वाली लाइनिंग है हमारी, जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो डैमेज हो जाती है, और फिर एसिड को मौका मिल जाता है अंदर घुसने का और दर्द और परेशान करने का। ठीक, ऐसे ही जो हम लोग दवाएं खाते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो ये खूब चलती है, जैसे कि पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक और इस टाइप की जो दवाएं हैं, ठीक है, जो बुखार वगैरह में ज़्यादा चलती है, दर्द में दी जाती हैं। तो नॉन स्टेरॉइडल आप पढ़ चुके होंगे। तो ये जो दवाएं होती हैं ये ज़्यादातर किस पे काम करती हैं, कोक्स पे काम करती है। कोक्स 1 और कोक्स 2 दोनों पे काम करती हैं। कुछ ऐसी है जो सिलेक्टिव कोक्स 2 है, तो वो तो इस पे काम नहीं करेंगी, जैसे कि सेलिकोक्सिब, रोफेकोक्सिब, वाल्डेकोक्सिब। तो ये लोग कोक्स 1 पे काम नहीं करते, वो सिर्फ कोक्स 2 पे ही काम करते हैं। लेकिन जो मतलब जो भी दवाएं कोक्स 1 कोक्स 2 दोनों पे काम करती हैं या कोक्स 1 पे काम करती हैं, तो वो क्या करती है, कोक्स को इनहिबिट कर देती है। जब कोक्स इनहिबिट होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या होता है,
पीजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे म्यूकस की एक लाइनिंग होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ही इसी के साथ में एक लेयर होती है, एक लाइनिंग होती है, एक मैकेनिज्म होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, जो कि ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करता है, एक तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है, किसके अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट, यानी एसिड से इस मसल्स को, इस क्या कहते हैं, एसिड से हमारे स्टमक के जो मसल्स है उसको बचाने का काम प्रोस्टाग्लैंडिन भी करता है। तो अगर उसको हम लोग इनहिबिट कर देंगे, तो अगर हम लोग COX-1 को इनहिबिट करते हैं, एक तरीके का एंजाइम होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाता, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, तो यहाँ पे जो एक मैकेनिज्म था डिफेंस का वो डैमेज हो जाता है। ठीक, तो ये दो मेन रीज़न हो गए। ऐसे ही क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है कि जो प्रोटेक्टिंग लेयर है उसमें मतलब डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज हो जाए। ऐसे ही शराब की वजह से भी हो सकता है, ऐसे रेडियोथेरेपी की वजह से भी हो सकता है, यानी रेडिएशन के थ्रू जो इलाज किया जाता है तो उससे भी ये दिक्कत आ सकती है। अब इसके पैथोजेनेसिस क्या है, तो ये आप जो बातें मैंने बताई है वहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। ए थिक लेयर ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस प्रोटेक्ट्स द म्यूकोजल मेम्ब्रेन फ्रॉम इंजरी ड्यू टू स्टोमक एसिड। ऐसे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी एक तरीके का एडिशनल डिफेंस या प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एसिड। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे आप। उसके बाद अब आप ये मतलब पैथोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस देखिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है तो वो क्या करता है, एक ऐसा मतलब टॉक्सिन, ऐसा जहर रिलीज करता है जो कि क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। अब जब आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डैमेज हो जाता है, यानी वो क्या पूरी तरीके से म्यूकस बना नहीं पाता है। फिर क्या होता है, अल्सरेशन हो जाता है। अल्सरेशन जब होता है वहाँ पे जख्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, जब आपका जो एसिड है वो अंदर घुसने लगता है और जो वहाँ का जो मसल्स है उसको क्या कहता है, मतलब वो इरिटेट करता है, जलाता है, तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे वुंड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अल्सर डेवलप हो गया। ऐसे ही जो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो क्या करती है, COX-1 को यानी क्या साइक्लोऑक्सीजनेज, इन जो साइक्लोऑक्सीजनेज है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक, यानी कि एक दो दवाएं खाली, आप जब लंबे समय तक ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स खाते रहते हैं तब ये दिक्कत होती है। फिर क्या होगा, डिक्रीज डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये भी एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन, तो फिर वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, फिर एसिड को अपना काम करने का मौका मिलता है, फिर क्या करता है, अल्सरेशन डेवलप कर देता है, क्रिएट कर देता है वो। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो क्या होगा, तो आपके स्टोमक में क्या होगा, दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी। ब्लोटिंग का मतलब होता है जलन, ठीक है, इरिटेशन होगा, जलन होगा। ऐसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, आपका खाना जल्दी सही से हजम नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है बहुत सारी, तो आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। ऐसे ही क्या होगा, जलन होगा, आपके सीने में हार्ट बर्न होगा। ऐसे ही भूख वगैरह सही से नहीं लगेगी, नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। और सीवियर कंडीशन अगर है, बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या कहते हैं, अल्सरेशन है, तो फिर क्या होगा, डार्क और ब्लैक स्टूल ड्यू टू ब्लीडिंग। अगर मतलब आपका अल्सरेशन जो वुंड है, जो जख्म है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। आदमी बहुत डेंजरस कंडीशन में पहुंच जाता है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है अगर सही टाइम पर इलाज न किया जाए। तो क्या कहते हैं, ब्लीडिंग की वजह से फिर क्या है, डार्क और ब्लैक आदमी मतलब जो स्टूल करता है, जो टट्टी करता है, वो डार्क कलर का हो सकता है। ऐसे क्या बहुत सख्त दर्द हो सकता है जब आपका सीवियर कंडीशन में कोई पेशेंट पहुंच जाता है। तो अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, तो सबसे पहले आपको डाइट पे ध्यान देना है। तो अवॉइडिंग द फूड्स दैट टेक अ लॉन्ग टाइम इन डाइजेशन, तो ऐसा खाने से परहेज़ करना है जो मतलब डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए कि अगर वो ज़्यादा देर तक उसमें रहेंगे तो एसिड भी उनके साथ में वहाँ पे रहेगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा एसिड रिलीज होगा, तो और दर्द वो क्रिएट करेगा। ऐसे ही क्या, इफ़ ब्लड और वाटर लॉस अकर्ड, अगर किसी के मतलब इसकी वजह से डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, तो उसमें क्या है, आदमी का बहुत सारा वाटर लॉस हो सकता है। अगर ब्लीडिंग हुई तो ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसकी जो कमी हुई है उसको हमको क्या करना, रिकवर करना, यानी ऐसी चीज़ें उसको खिलाना है, पिलाना, जिससे उसका ब्लड जल्दी से रिकवर हो सके, उसका वाटर की जो कमी है वो दूर हो सके। ऐसे ही क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को रोक देना है। ऐसे ही स्मोकिंग को भी रोक देना। आप इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि अल्कोहल वगैरह को भी आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे।
अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, दवाएं क्या देंगे, तो एक एंटासिड आपने पढ़ लिया है, ऐसे ही जो H2 ब्लॉकर है ये देंगे, ऐसे ही PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये 3 दवाएं मैंने पढ़ा दिया था आपको। उसके अंदर क्या कहते हैं, जो गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है, तो वही सेम ये 3 दवाएं यहाँ पे भी हैं। तो उसमें एक एंटासिड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर आते हैं। ऐसे ही जो क्या कहते हैं हिस्टामिन H2 ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कि सिमेटिडीन, ऐसे ही क्या है रेंटिडीन। तो ये कुछ फेमस दवाएं हैं जो जेंटेक और क्या कहते हैं टेगामेट के नाम से बिकती हैं। तो ऐसे ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऐसे ही एक दवा खूब चलती है ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो ये किस में आता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये 3 दवाएं आप पढ़ चुके हैं पहले। इसमें 2 दवाएं और एक्स्ट्रा हम लोग यूज़ करते हैं इस वाले कंडीशन में। अगर अल्सर वाले पेप्टिक अल्सर में 2 दवाएं और एक्स्ट्रा हम लोग यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में, GERD के मुकाबले में। वो एक क्या है, प्रोटेक्टिव ड्रग, जैसे कि कैराफेट हो गया। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो मतलब जहाँ पे हमारा मान लीजिए ये हमारा स्टोमक है, तो ये ठीक, तो यहाँ पे जो वुंड है ना, तो इसको जाके ऐसे कवर कर देते हैं, इसको ढक लेते हैं। समझ में आ रही है, ये वुंड है तो इसको ढक लेंगे। ये दवाएं जो होती हैं जो प्रोटेक्टिव ड्रग्स है, जैसे कि कैराफेट हो गया, तो ये क्या करेंगे, तो फिर जो एसिड है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, ताकि और ज़्यादा इसको डैमेज ना करे। तो ये काम करते हैं प्रोटेक्टिव ड्रग्स, ठीक। और इसके अलावा आप एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी है वो बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, तो उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं ख़त्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इमिडाजोल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और भी कई सारी हैं। तो जो भी आप मतलब मुनासिब लगे आप क्या कहते हैं एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस बैक्टीरिया से निजात मिल सके जो आपको क्या कहते हैं टॉक्सिक क्रिएट कर रहा है। उसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फिर वुंड क्रिएट हो रहा है। नहीं तो आप दूसरी दवाएं तो दे रहे हो, जो असल बीमारी कॉज कर रहा है उसको नहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत आपकी ठीक नहीं हो पाएगी। तो आपको पहले जहाँ से जो असल बीमारी की जड़ है उसको ख़त्म करना है, तो वो उसके लिए आप एंटीबायोटिक देंगे। तो ये जो आपका टॉपिक था ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, ताकि मैं और क्या कहते हैं एनर्जी और लगन के साथ मैं काम कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।